27 फरवरी 2025 की दोपहर 3:20 के आसपास का वाकया रहा होगा। एक थाने के अंदर इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर इंतजार कर रहा था कि ये कब उसका केबिन खाली हो, उसके कमरे में कोई ना हो और वो अपनी जेब में रखे हुए कुछ सामान को देखना चाहता था कि जो है सो पूरा है कि अधूरा है, कैसे नहीं है। दरअसल जब उसका कमरा खाली हो जाता है, कोई उस वक्त तो नहीं होता है, इसके बाद फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक लिफाफा निकाला जाता है और लिफाफे के अंदर से 5-5 100 के नोट रखे हुए थे। उसके बाद उनकी गिनती शुरू हो जाती है और गिनती जैसे शुरू होती है उसके बाद गिनती खत्म भी हो जाती है। 60 तक जाके गिनती एंड हो जाती है, यानी कि जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे। 30,000 वो वापस उसने जैसे लिफाफे में रखे हुए थे वैसे रखे और अपनी जेब में रख लिया। वो इत्मीनान हो गया, खुश हो गया कि हाँ ठीक है, यह पूरे ही है, कम नहीं है। अभी गिनती करके वह हटा ही था, अभी उसने सुकून महसूस किया ही था कि अचानक ही कमरे के अंदर 10 से 12 लोग अचानक से आते हैं। बहुत तेज़ी के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। जो संतरी खड़ा हुआ था उसने कई बार कहा कि आप ऐसे अंदर कैसे घुस सकते हैं, क्या बात है, क्या काम है। सब के सब जो 10 से 12 लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद उस इंस्पेक्टर ने चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की काफ़ी कोशिश की। कहा कि तुम जानते नहीं हो, मैं इस थाने का थानेदार हूँ। जैसे ही थानेदार ने यह बात कही वो डरे नहीं और बिना डरे उन्होंने उस इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ते हुए, घसीटते हुए, सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार एंटी करप्शन। बस इतना था कि अब यहाँ से चीख पुकार सी मच जाती है। इंस्पेक्टर बार बार गुहार लगा रहा था कि साहब मैं पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह की बातें कर रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का कारण क्या है, क्यों उस इंस्पेक्टर के जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे, कैसे उस इंस्पेक्टर को पकड़ा गया और उसके बाद FIR दर्ज हुई, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर का एक थाना लगता है चील। दरअसल चील थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बिल्ली परवा। वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हिमांशु यादव होता है। हिमांशु यादव ने एक लड़की का यौन शोषण कर दिया था और उस लड़की ने जाकर अपने परिवार से पूरी कहानी बताई कि इस तरह से एक लड़के ने उसका यौन शोषण किया है, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। जैसे ही उस लड़की के माँ बाप ने, परिवार ने यह बात सुनी तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक बेटी की आबरू लूट चुकी थी, अब करे तो क्या करे। बात इसके मामा तक पहुँच जाती है। उस लड़की के मामा जब घर पर आता है तो कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी भांजी को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद मामा अपनी भांजी को लेकर जो निकटतम थाना होता है चील, उस चील थाने में जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी भांजी के साथ फला नाम के उस लड़के ने गंदा और घिनौना कृत्य किया है, आप एक FIR दर्ज कर लीजिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने बात सुनी नहीं। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल इस मामले को एकदम से ऐसे सुन के जैसे कि कुछ बात ही नहीं हुई है। मामा परेशान हो जाता है और मामा फिर उच्च अधिकारियों के पास जाता है। उच्च अधिकारियों के पास जाने के बाद वह फिर उनसे कहता है कि मेरी भांजी के साथ कुछ इस तरह से घिनौना कृत्य हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, निकटतम थाने जाइए। हम तुरंत ही उनको आदेश करते हैं कि कुछ अधिकारियों ने थानेदार को आदेश कर दिया, लेकिन थानेदार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। थानेदार परेशान करने लगता है, यानी कि वह कुछ सुनता नहीं है। जाहिर सी बात है, पीड़िता को परेशान होने लगती है, पीड़ित करे तो क्या करे। इसके बाद फिर से चक्कर लगाए जाते हैं, फिर से चक्कर लगाए जाते हैं और चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे थे, लेकिन थानेदार इस मामले में गंभीरता से नहीं ले रहा था। अब जब बार बार चक्कर लगाए जा रहे थे तो थानेदार भी लड़की के मामा को पहचान जाता है। जब पहचान जाता है तभी आती है पैसे की बात, यानी कि रिश्वत की बात आती है और सीधे सीधे ऑफर दिया जाता है कि 50,000 दे दो, FIR दर्ज कर ली जाएगी। मामा ने कहा हम बहुत गरीब आदमी हैं, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, हमारे साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य हुआ है, हम 50,000 कहाँ से देंगे। लेकिन थानेदार कहता है कि इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे, जब दोनों के बीच में, थानेदार और उसके मामा के बीच में बातचीत लगातार चल रही थी। तो बातचीत के दौरान ही पता चलता है कि 50,000 से घटकर बात
30,000 तक आ चुकी है, यानी कि 30,000 का इंतजाम करो, प्रार्थना पत्र दो, FIR दर्ज हो जाएगी, उस आरोप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब यह बात आती है तो मामा ने एक बात सोची, भांजी को तो इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन इस इंस्पेक्टर से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह की बात इसके बाद मामा फिर सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने के बाद अपनी भांजी से कहता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र लिखा जाता है 25 फरवरी 2025 को। IGRS यानी कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग की शिकायत आप कर सकते हैं और यह शिकायत पहुंच जाती है सीधा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जैसे ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी कि भ्रष्टाचार निर्वाण संगठन मिर्जापुर इकाई में जब शिकायत पहुंचती है तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। वह पूरी कहानी अपनी सुनाते हैं कि इस तरह से हमारी भांजी के साथ यह गंदा और घिनौना काम हुआ है, हम FIR दर्ज कराने के लिए गए, पुलिस सुन ही नहीं रही है, करे तो क्या करे। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं, बात करेंगे। अब यह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होता है, इसने शिकायत को तो सुन लिया था, लेकिन वह खुद जानना चाह रहे थे कि इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल की। एक दिन का समय लिया, यानी कि 26 फरवरी 2025 को कुल मिलाकर उन्होंने जांच किया और उच्च अधिकारियों को इस बात के बारे में जानकारी दी। कहा कि बात तो सही है, यह पीड़ित आदमी है, यह बात सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। हम इसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2025 को DM के कैंप कार्यालय में यह पूरी टीम बनाई जाती है और टीम के प्रभारी होते हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार। साथ ही टीम का हिस्सा 10-12 अधिकारी होते हैं, उसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौरसिया, कृष्ण मोहन राय, अशोक कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी पुनीत कुमार और मुख्य आरक्षी मुकेश यादव, आरक्षी सर्वेश तिवारी, आरक्षी आलोक कुमार मिश्रा, आरक्षी प्रशांत सिंह, विनोद कुमार यादव और 2 लोक सेवक जिनको DM साहब शायद नियुक्त करते हैं। और नियुक्त करने के बाद जब टीम बनाई जाती है तो पीड़ित होता है, फरियादी होता है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि जो तुम्हारे पास जो 30,000 रुपये जो तुम देना चाहते हो रिश्वत के तौर पर, वो हमें दीजिए। यानी कि एक फिनाफल 3 एक ऐसा पाउडर होता है, अगर उस पाउडर में उस नोटों को आप डाल देते हैं तो उसके बाद फिर जैसे ही उन नोटों को कोई छुएगा और उस पानी में हाथ धोएगा तो एकदम से रंग गुलाबी हो जाता है उस पानी का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो रिश्वत देने वाला था उस व्यक्ति के हाथ में नोट को थमाया जाता है और जैसे वो थामता है उसके बाद पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। तो पहला जो होता है प्रयोग वो रिश्वत देने वालों से होता है और एक एक करके जो होता है नोट की, यानी कि जो 5-5 100 के 60 नोट थे, हर एक का नंबर को एक कागज़ पर अंकित कर लिया गया कि कहीं कोई गड़बड़ न हो, कहीं ऐसा न हो कि उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं कोई इंटेंशन तो नहीं है। जब इस तरह की बात थी, टीम बन जाती है। टीम बनने के बाद अब ये फरियादी जो होता है उसके साथ एक सिपाही जाता है, वो भी रिश्तेदार बनकर। अब वह थाने पहुंच जाते हैं। थाने जाने के बाद अब इंतजार कर रहे थे कि साहब कब फ्री होते हैं। ये लगभग पहुंच जाते हैं थाने के अंदर। यहाँ से मतलब DM साहब के यहाँ से लगभग 1:30 बजे के आसपास टीम निकलती है और टीम में जो गाड़ियाँ थी उसे थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है। दूर इसलिए खड़ा किया जाता है ताकि किसी को शक न हो, किसी को शुबह न हो कि आखिरकार ऐसा चल रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उस थाने के जो चील थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, आज उनकी सामत आने वाली है। 5-5 100 के जो 60 नोट थे वो व्यक्ति अपने एक रिश्तेदार यानी कि जो सिपाही था उसके साथ लेकर जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा तुम आ गए। हाँ जी साहब मैं आ गया, आपने यह जो मांगा था ये रहा। अब वो पैसे दिए जाते हैं, पैसे वो अपनी जेब में रख लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम परेशान मत हो, अपने घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद अब इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहा था कि जो पैसे मांगे वो पूरे हैं भी कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और देकर चला गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कम हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि नोट पुराना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि नोट फटा हुआ हो। तमाम तरह की सवाल जो थे इंस्पेक्टर साहब के जेहन में दिमाग में घूम रहे थे और इंस्पेक्टर साहब ने बार बार अपनी जेब पर हाथ फेर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रूम खाली हो, कब यहाँ कोई ना हो। उसके बाद देखें, गिनती करें। गिनती करते हैं 60 नोट, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पर एक फिनाफिल एक 3 पाउडर होता है जो लगा हुआ था। जैसे ही वह नोटों की गिनती कर रहे थे, इसी बीच में यहाँ से जो फरियादी होता है, पीड़ित होता है, जो उस लड़की का मामा होता है, तुरंत ही फ़ोन करता है कि साहब मैंने तो अपना काम कर दिया, बस अब आपकी बारी है।
इतना कहना था कि वह जो टीम थी जो इधर उधर छुपी हुई थी, सब के सब सादे वर्दी में थे। अपने एक साधारण से भेष बनाकर वो आए थे, थाने के इर्द गिर्द घूम रहे थे। दौड़कर सीधा इंस्पेक्टर के रूम में जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुरंत ही उनके हाथ पकड़े जाते हैं और घसीटते हुए जब लेकर जा रहे थे तो बाकी पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि इस एक इंस्पेक्टर पर 10 से 12 लोगों ने हाथ डाल दिया है थाने के अंदर। इतनी हिम्मत किसी की हुई, जब जाकर उनसे कहा जाता है कि कौन हो तुम, तो कहते हैं कि हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब अकेले पड़ जाते हैं। चारों तरफ से जो लोग मौके पर खड़े हुए थे वो वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनती है। इंस्पेक्टर साहब अब कह रहे थे कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। इस तरह की बातें लगातार हो रही थी। तो कुल मिलाकर जो एंटी करप्शन वाली टीम थी वह डीएम साहब के आदेश पर वहां पहुंची थी। कोई पसीजने वाला था नहीं, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर ठूसा जाता है। वह बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं रह गया था। यहाँ से सीधा गाड़ी पहुँचती है सदर थाने में, और सदर थाने में जाने के बाद जो पूरा वाक़या था एक कहानी के माध्यम से पूरा अंकित किया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जब रिपोर्ट लिखी जाती है, विनय कुमार तहरीर देते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में आखिर में एक सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो यह सिग्नेचर करने से साफ मना कर देते हैं। समझाया जाता है कि अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो यह कानून की एक धारा होती है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 का उल्लंघन है। आप इसलिए सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं तो आप पर एक और धारा बढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि मैं सिग्नेचर किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 के तहत आखिरकार इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर का नाम होता है शिव शंकर सिंह, गांव दलपतपुर और थाना महाराजगंज, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वह रहने वाले होते हैं। और फिलहाल उनकी पोस्टिंग थी थाना चील, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। एक लड़की को बजाय इंसाफ दिलाने के वह रिश्वत के चक्कर में पड़ जाते हैं और एक गरीब आदमी ने ठान लिया कि अब उन्हें इंस्पेक्टर साहब को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब तो जेल चले जाएंगे, उनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिसने यह गंदा घिनौना कृत्य किया है शायद वह भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बच नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। बहुत बड़े बड़े संख्या में पुलिस वाले हमारी वीडियो देखा करते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस काम को करने के लिए आपने शपथ ग्रहण लिया था, आपने कहा था कि हम सेवा करेंगे, तो आपको सेवा करनी चाहिए। इस तरह से किसी गरीब को सताने की जरूरत नहीं है। एक तो बेटी के साथ गंदा घिनौना कृत्य हुआ, उसके बाद फिर 30,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। शायद यह बहुत सारे पुलिस वालों के लिए, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए एक सबक है, ताकि कोई किसी के साथ ऐसा न करे और उनके साथ फिर ऐसा न हो कि उन्हें घसीटते हुए हवालात में बंद कर दिया जाए, उसके बाद फिर जेल भेज दिया जाए। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।